चालू। इधर तो कुछ दिख रहा नहीं स्क्रीन पे मुझे। अभी आएगा ना, अभी चालू किया मैंने। तो अभी स्टार्ट करूँ क्या मैं? हाँ करो। ठीक है। हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल पाटनी और मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले 6 से 7 दिनों में जो आपने पढ़ा है टीम एसपीसी के फैकल्टी से, आपको बहुत ही वो अच्छा लगा होगा। इस बात की पूरी मुझे गारंटी है। और आपने जो सेल्फी भेजकर और जो मैसेजेस भेजकर हमारे फैकल्टीज का जो हौसला बढ़ाया है, आप सभी छात्रों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आज हम लोग की दूरियां चाहे कितने हजारों किलोमीटर की हो, फिर भी हम लोग ऐसा लगता है बहुत करीब है। आप लोगों ने जो कमेंट्स देकर और जो सेल्फीज भेजकर जो हमें अपना प्यार जताया है, उसके लिए मैं फिर से एक बार आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने इन फैकल्टीज को इतना प्यार दिया। मैं टीम एसपीसी की ओर से और सारे फैकल्टी की ओर से आपको इस बात की गारंटी करना चाहता हूं, मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस तरीके का मजा आपको अब तक के लेक्चर्स में आया है, उससे ज्यादा मजा आपको आएगा। इस बात में मुझे कोई शक नहीं है, बिकॉज दिस फैकल्टीज आर टीचिंग फॉर सीए फाउंडेशन सिंस लॉन्ग। ये सारी फैकल्टीज बहुत सालों से पढ़ाती है एंड दे आर नॉट टीचिंग ओनली फॉर फाउंडेशन बट दे आर टीचिंग फॉर सीए इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल। तो काफी एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको पढ़ाती है और मेरा गाइडेंस और मेरा संपर्क, मेरा कम्युनिकेशन सारे फैकल्टी से हमेशा बना रहता है। और मैं हमेशा इस बात के लिए हमेशा सबको एनकरेज करता हूं कि सारे फैकल्टीज ने बहुत अच्छा पढ़ाना चाहिए। अब देखो, लॉकडाउन की वजह से जो कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा 2-3 दिन से कभी हर्षद सर के कभी अंकिता मैम के लेक्चर्स में प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम कोई इंटेंशनली नहीं है। हम चाहकर भी कुछ रिसोर्सेस और कुछ इक्विपमेंट तुरंत अवेलेबल नहीं करा सकते, चाहे वो औरंगाबाद हो चाहे पुणे हो। दोनों के दोनों जो शहर है वो रेड जोन में है और यहाँ की जो तादाद है कोरोना की, वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि यहाँ का मार्केट भी पूरी तरह से ठप हो चुका है। सो दोस्तों, आपने जो सहकार्य किया है, जो हमें कोऑपरेट किया है बाय वाचिंग प्रीमियर लेक्चर, हम उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ये देखो, ये जो जिस तरह का माहौल अभी इस समय बना है, चाहकर भी हम लोग कुछ चीजें बाजार से खरीद कर और इंटरनेट हाई स्पीड का नहीं लगा सकते। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि इंटरनेट की स्पीड की बात है, आज यहाँ पे इंटरनेट स्पीड ऑल्दो इट इज एन एसेंशियल आइटम, पर आज हम लोग बोलते हैं तो कम से कम 4 से 5 दिन वो इंस्टॉल होने लगते हैं, बिकॉज हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो चुके हैं। तो आई होप आप सभी लोग इस बात से बिल्कुल न्यूज के द्वारा, अखबारों के द्वारा समझ ही रहे होंगे कि पूना में माहौल कितना ज्यादा खराब हो चुका है। तो दोस्तों, आप सभी लोग को हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में आपको कोई भी लेक्चर में प्रॉब्लम ना आए। कभी हो सकता है ऐसे कि किसी वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम आई तो आपको लेक्चर जरूर दिखाया जाएगा, पर वो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो प्रीमियर दिखाया मतलब आउटडेटेड लेक्चर है। ऐसा आपके मन में कोई फीलिंग नहीं आना चाहिए। मैं आपको कह देना चाहता हूं कि वॉट एवर द लेक्चर विच इज शोन ऑन प्रीमियर ऑल्सो, वो अभी इस प्रीवियस बैच के ही रिकॉर्डिंग होते हैं। दोज लेक्चर्स आर नॉट आउटडेटेड। पर वो लाइव जब पढ़ाते तो मैं भी समझता हूं कि आपको बहुत मजा आता है, यहां तक कि हमारी फैकल्टीज को और हमें भी बड़ा बुरा लगता है जब हम लोग लाइव नहीं ले पाते। बट वी विल मेक श्योर, विल ट्राई टू मेक इट हैपन कि हम लोग हमेशा आपके लिए आपके सामने लाइव ही आ रहे हैं। वैसे आप सभी जानते हो हमारे स्कीम के मुताबिक पहले 15 डेज जो है हम लोग वो आपको YouTube द्वारा पढ़ाने वाले हैं, और उसके बाद में जो लोग सब्सक्राइबर है जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है उनको एक एप्लीकेशन द्वारा ये सारे लेक्चर दिए जाएंगे। सो दोज हु हैव नॉट येट रजिस्टर और जिनको श्योर हो चुका है कि अपने को यहीं पे क्लास करना है, जिन स्टूडेंट्स को ये गारंटी हो चुकी है कि नहीं एसपीसी की फैकल्टी वाकई में बहुत अच्छा पढ़ा रही है, तो आई थिंक इट्स टाइम टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर, ताकि आपको 16 से ये जो क्लासेस है आप अपने एक आपको मोबाइल के ऊपर एक एप्लीकेशन आएगा जिसमें आपको आईडी पासवर्ड आएगा और जिसके द्वारा आपको देखने के चांस मिलेगा। सो गाइस, आपको एक और ऑप्शन हमने आई थिंक राज सर ने मॉर्निंग वाले लेक्चर में भी आपको ये इस बात की पूरी जानकारी दी है कि डिजिटल नोट्स और हार्ड कॉपी का क्या चक्कर है। तो अब जैसे आप जानते हो कि हार्ड कॉपी हम लोग चाहकर भी सेंड नहीं कर पाते हैं। ऑल्दो लॉकडाउन 4 में कुरियर की फैसिलिटीज को छोड़ दिया गया है, मतलब उसको मतलब एनकरेज किया गया है कुरियर पर। कुछ जगह है आज भी वहां पे कुरियर नहीं चल पा रहा है, जैसे कि पूना है और जितने भी रेड जोन वाले, जैसे दिल्ली है, जैसे जयपुर है, इंदौर है, जैसे कि औरंगाबाद है, जैसे कि बहुत सारी जो बड़ी सिटीज है जहां पे कोरोना का बहुत ही इफेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों, वहां की कुरियर सर्विसेज अभी भी ढंग से चालू नहीं हुई है और हम लोग
चाहकर भी अपने बुक्स आप तक नहीं पहुंचा सकते, तो हम उसके लिए खेद है। पर ये दोस्तों, इट इज द सिचुएशन इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, इट इज नॉट इन माय हैंड। दोस्तों आप सभी लोग एक समझना चाहिए कि जब तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा, जब तक कुरियर सर्विसेज जो पहले से स्मूथ नहीं चलती, आपको डिजिटल नोट्स द्वारा ही काम चलाना होगा। और डिजिटल नोट्स बल्कि वही होता है जो हम लोग आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। जैसे कि लॉ मैम जब पढ़ाती है, उनके स्क्रीन पर जो नोट्स दिखाई देती है वही नोट्स आपको दी जाती है और वही नोट से आप लोग पढ़ते हैं। पर इतना ही फर्क होता है डिजिटल नोट्स में, आप उसकी प्रिंट नहीं करवा सकते हो। ये आप कहेंगे सर हम उसकी प्रिंट क्यों नहीं करा सकते? बेटा एकदम लॉजिकल चीज है, अगर उसकी प्रिंटिंग करवा दी तो फिर वो लेक्चर, वो हमारी प्रिंट्स पूरी लीक हो जाएगी और फिर वो ऐसी जनहित में सब जगह पे स्प्रेड हो जाएगी। तो एक कुछ दिनों की बात है, जब तक हमारा लॉकडाउन नहीं खुल जाता, जब तक ठीक से कुरियर सर्विसेज नहीं चालू होती है, आपको ये जो किताबें जो है इसी तरह से पढ़ना होगी। और आपको मैं एक ये कह देना चाहता हूं कि जो अभी आपने सुना होगा, राज सर ने भी आपको बताया होगा, 12,500 में हम लोग जो चार्ज कर रहे हैं उसमें डिजिटल नोट्स है। और आप अभी डिजिटल नोट्स ले लीजिएगा, जब बाद में आपको लगता है फ्यूचर में कि नहीं यू नीड हार्ड कॉपी, सो यू कैन बाय दोज हार्ड कॉपीज। हार्ड कॉपी मतलब जो बुक्स है, आप यू कैन बाय इट फ्रॉम swapnilpatni.com। और आपको जैसे ही वो लॉकडाउन खुल जाएगा, आपको बुक्स बस देखो आने जाने में इट विल नॉट टेक मोर देन, मतलब अगर मान लीजिए मैं पूना से आपको बुक्स भेजता हूं, इट विल नॉट टेक मोर देन 7 वर्किंग डेज। 7 दिनों के अंदर अंदर ये किताबें आपके घर पे पहुंच जाती है। बस लॉकडाउन खुलने की देरी है, जैसे लॉकडाउन खुलेगा और आप अपनी वेबसाइट से, हमारी वेबसाइट से आप वो बुक्स बाय कर सकते हो और आपके घर पे वो पहुंच जाएगी आराम से। पर कुछ दिन हमें ऐसे ही पढ़ना होगा और आई थिंक इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है उसको लेकर। हाँ, और एक बात कहना चाहूंगा, कुछ लोग ऐसे भी है कि सर ये जो पेनड्राइव की जो क्लासेस है उसमें और लाइव में क्या फर्क होता है? पेनड्राइव की क्लासेस भी इसी तरह से रिकॉर्डेड ही होती है और जैसे लाइव में हम लोग आपस में रियल टाइम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आपको कुछ सेकंड्स में सुनाई देता है। पेनड्राइव के लेक्चर्स ऐसे नहीं होते। हमारी जब क्लासेस चल रही थी, हमने उसको रिकॉर्ड किया था, वो रिकॉर्डिंग बहुत पुरानी नहीं है, लेटेस्ट होती है, वो भी अपडेटेड रिकॉर्डिंग होती है, उसमें सारे लेक्चर्स वही होते हैं। पर अब जिसका उसका नजरिए का सवाल है कि किसको लाइव देखना है और किसको पेनड्राइव, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अगर पेनड्राइव लगता है तो यू कैन बाय पेनड्राइव फ्रॉम swapnilpatni.com। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि सर हम लोग अगर कहना चाहेंगे कि पेनड्राइव भी ले ले और लाइव भी ले ले, तो ये तो सोने से सुहागा बात है। इसमें एक अच्छी बात क्या होती है कि आपको अभी रियल टाइम भी देखने मिल रहा है और आपको अगर मान लो ये लेक्चर को फिर से एक बार दोबारा रिपीट करना है, आपको कभी भी और देखना है, तो आप पेनड्राइव से वो लेक्चर कभी भी देख सकते हो। पर अगर मान लीजिए आप ये जो लाइव बैच कर रहे हो, इस समय आप लाइव कर रहे हो, ये लेक्चर भले ही हमने 15 जो लेक्चर है वो हमने जिसको यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, पर वो जो 16 लेक्चर्स के बाद के जो लेक्चर्स आपको दिखने वाले हैं वो सिर्फ एक दिन के लिए ही वहां पे अपलोडेड होंगे। उसके बाद में अगर आपको देखने का अगर इच्छा होती कि मुझे उसको वापस देखना है, यू विल नॉट बी एबल टू वॉच दोस लेक्चर्स। और एक्चुअल में जरूरत पड़ती भी नहीं, कोई लेक्चर दोबारा क्यों देखेगा। पर अगर कुछ लोग होते हैं नहीं सर मुझे वो लेक्चर का अगर वो कॉन्सेप्ट फिर से एक बार दोबारा देखना है तो फिर मैं क्या करूंगा, तो फिर ऐसे लोगों के लिए हमने खास एक फैसिलिटी आपके लिए उपलब्ध की है, जिसमें आपको पेन ड्राइव भी मिलती है, जिसमें आपको लाइव लेक्चर्स भी देखने मिलता है। वैसे दोनों की प्राइसेस अगर देखते हैं तो 17 और 12,000, वो तो 29,000 हो जाती है। पर हमने आपके लिए उसके लिए एक डिस्काउंटेड प्राइस दिया हुआ है, उसको भी आप लिंक में देख सकते हैं। ये सारी बातें बताने का आज मेरे लिए यही कारण था। अगर मैं डे 1 को आपको ये सारी बातें बता देता तो उसका कोई फायदा ही नहीं था, बिकॉज अगर आपको यही पता नहीं फैकल्टी से पढ़ना भी है क्या नहीं है, फैकल्टी अच्छा पढ़ाती भी है या नहीं पढ़ाती है, तो फिर मैं आपको जबरदस्ती बोल रहा हूं बाय करो बाय करो। नाउ यू नो, इट्स बीन 7 days, नाउ यू नो ऑल द फैकल्टीज आर रियली टीचिंग ऑसम। और जो फीस भी जो चार्ज की वो इतनी लो कॉस्ट चार्ज की, मैं आपको बता रहा हूं, द पीपल आर चार्जिंग यू नो सो हाई, बट आप देख रहे हो 12,000, 15,000, 17,000, इट इज वेरी लो प्राइस। और आपको जिस क्वालिटी का पढ़ाया जाना है, इट इज जस्ट ऑसम। सो यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग। अगर आपके मम्मी पापा आपको अगर लगता होगा कि क्या सच में ये लेक्चर्स ऑथेंटिक होंगे या नहीं होंगे, तो ये जो मैं अभी कह रहा हूं इट इज गोइंग टू बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। आप मेरा ये जो रिकॉर्डिंग है अभी आप अपने मम्मी और पापा को बता सकते हो और ये बात का उनको गारंटी कर सकते हो कि उनके साथ में और आपके बच्चों के साथ में, आपके साथ में बिल्कुल भी गलत कुछ होने वाला नहीं है। यू हैव टू बी रेस्ट अश्योर्ड अबाउट इट, ठीक है ना। सो ये सारी कैसे बाय करना, क्या बाय करना, उसकी लिंक आपको दी है, वो लिंक पे क्लिक करने का, जाके आपके डेबिट कार्ड से या यूपीआई से आपको पेमेंट करना है और उसके बाद में यू विल बी गेटिंग 1 आईडी पासवर्ड, और जिसकी वजह से आप 16th डे से ये लेक्चर सारे लाइव ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि सर मुझे लाइव पढ़ना ही नहीं, मुझे पेन ड्राइव लेना है, तो उसकी अलग से लिंक दी है, आप क्लिक करो
और वो क्लिक करने पर आपको फिर से दोबारा, और हम लोग क्या करें, वो क्लिक करने पर आप पेमेंट करोगे, और पेमेंट करने के बाद में आपको क्या होगा, फिर आपको ऐसा रोजाना इस तरीके से आके पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर वो जो लेक्चर्स आपको मिलेंगे वो 6 महीने के लिए मिल जाएंगे, तो फिर आप उसको जब चाहे तब देख सकते हो। तो मर्जी अपनी अपनी है। देखो पेन ड्राइव का जो आपको पेन ड्राइव वाला जो फॉर्मेट मैं बोल रहा हूं, उसका एक फायदा है कि आप उसको जब चाहे तब देख सकते हो। लाइव का ये चीज है कि आपको इसी समय पे आके रोज देखना होगा। तो आप कहेंगे सर ये तो लेक्चर यूट्यूब पे तो कभी भी दिखते हैं, पर ये तो सिर्फ 15 लेक्चर की बात है जो यूट्यूब पर दिखाई देंगे, पर 16 लेक्चर के बाद में ये लेक्चर्स तो यूट्यूब पे होंगे ही नहीं, वो तो आपको उसी समय पे आके देखना होंगे, या बहुत से बहुत आपको 24 घंटों के अंदर देखना होगा। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। तो ये सारी बातें बताने के लिए मैं आपके सामने आज हूं यहाँ पे। अगर कोई भी आपको किसी चीज की प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हो। आई वुड लाइक टू शेयर व्हाट्सएप नंबर। अब इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर आप प्लीज नोट डाउन करिए, इन केस यू वांट टू बाय और यू आर फाइंडिंग सम प्रॉब्लम, please SMS or WhatsApp me on this number. The number is 866-966-1234. Yeah, once again I'll repeat, 866-966-1234. अब ये बातें हुई एडमिशन से ओरिएंटेड, पर मैं आपको सभी को कहना चाहूंगा, आप सभी को मैं एक बार शाबाश की इस बात की देना चाहूंगा कि इतना अभी तक तो आप कुछ लोगों के 12th की रिजल्ट भी नहीं आए, फिर भी आपने आपके अंदर वो एक मैच्योरिटी के मुझे जिंदगी में बहुत आगे जाना है, और कुछ लोगों का एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ है 12th का, और फिर भी यू आर सो मैच्योर्ड इनफ एंड यू आर वाचिंग दिस लेक्चर्स, और जिस तरह का सिंसेरिटी आपका दिख रहा है ये काबिले तारीफ है दोस्तों। ऐसे ही लोग जीवन में बहुत आगे जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन लॉट ऑफ पीपल देयर दोज हु आर नॉट इवन अटेंडिंग लेक्चर्स, जिनको तो ये भी पता नहीं जीवन में करना क्या है। एक वो लोग जिनको कुछ पता नहीं है, और एक आप जैसे लोग हो जिन्होंने निर्धार कर लिया, निश्चय कर लिया है, अपने मन को मना लिया कि हमें रोज ही पढ़ना है। और कुछ लोग तो ऐसे भी रोज रेगुलरली और रिविजन भी कर रहे हैं, उसके भी वीडियोस हमारे पास में आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी हो। जितने भी लोग यहाँ पे ये लेक्चर्स देख रहे हैं, आप अपने आप को आज से कहना कि यू शुड फील रियली प्राउड अबाउट योरसेल्फ कि इतने कम उम्र में इस एट द एज ऑफ जिस उम्र में लोग मस्ती कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, टिंडर एप्लीकेशंस पे है, और न जाने कौन से एप्लीकेशंस पे अपना टाइम पास कर रहे हैं, और आप जैसे लोग यूट्यूब पे लेक्चर्स देख रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू गाइस, और उम्मीद है कि हम लोग इस पूरे मुकाम के, भले ही ये मुश्किल मुकाम है, पर वी विल ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल। आप लोग को पढ़ाई वाइज कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कुछ लोग मुझे ये भी मैसेज करते हैं कि सर हमने सीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सीए वाकई में डिफिकल्ट है। आप सभी को मैं कह देना चाहता हूं, मैं खुद स्वप्निल पाटनी, मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, और मैं ऐसे ही पूना में आया था। दैट टाइम आई नेवर थॉट। मेरे दोस्त लोग सीए कर रहे थे और मैंने सीए में यूं ही पार्टिसिपेट कर लिया, बाद में मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ा एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो दोस्तों, ऐसा सीए बनने के लिए आपका बहुत बैकग्राउंड जो एजुकेशनल बहुत तूफान होना जरूरी नहीं है, और आपका इंग्लिश मीडियम से पढ़ना जरूरी नहीं है। आप ऑल्दो यू आर फ्रॉम मराठी मीडियम और यू आर फ्रॉम एनी वर्नाकुलर मीडियम, और आप किसी भी लैंग्वेज से पढ़े हो, इसका कोई संबंध नहीं। अल्टीमेटली आपका हार्डवर्क बहुत मैटर करता है। हैविंग टैलेंट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, आपको इस टैलेंट के साथ में हार्डवर्क करने की आदत हो जाना चाहिए। एक सिंसेरिटी आप में होना चाहिए कि रोज मुझे 4 घंटे पढ़ना है। इतना अगर आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब दोस्तों आपका पास होना निश्चित है। तो इस कोर्स को अगर मैं तो ये कहता हूं कि मेरे जैसा व्यक्ति अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है तो इस दुनिया का हर कोई छात्र चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने योग्य है। तो आपको इस बात की चिंता छोड़ना, और एज लॉन्ग एज पढ़ाई इज कंसर्न, आपको हर कोई कॉन्सेप्ट इतना डिटेल्ड में हर कोई टीचर पढ़ाएगा, इसमें आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी मौका पे, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे इंटरमीडिएट, चाहे फाइनल हो, आपको कभी ये लगेगा ही नहीं कि कोई, मान लीजिए ये बहुत ही डिफिकल्ट कोर्स है। हाँ, इतनी बात है, कभी लेक्चर देखना, कभी नहीं देखना, कभी बंक कर देना, कभी होमवर्क ना करना, ये अगर इस तरह की फितरत अगर आपकी है तो उस केस में अगर आप फेल हो जाते हैं तो उसके जिम्मेदार आप हैं, हम नहीं रहेंगे। हाँ, हम आपको गारंटी करते हैं आप पास हो जाएंगे, यू विल गेट पास, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, यू विल पास श्योर शॉट, बट यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल, यू हैव टू बी वेरी सिंसियर। आपको जब आप लेक्चर कर रहे हो, मान लीजिए अंकिता मैम पढ़ा रही, राज सर पढ़ा रहे, हर्षद सर पढ़ा रहे, आपको जब आप पढ़ रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी सिंसियर। आपको अंडरलाइन कर रहे हो, आप हाईलाइट कर रहे हो, या फिर मान लीजिए आपका ध्यान है, आपने उसके नोटबुक में लिख के रखा है सारी चीज जो फैकल्टी कह रही है, आप एक एक चीज लिख रहे हो अच्छे से। कभी आपने कुछ एक नोटबुक पे लिख दिया, कभी कुछ और नोटबुक पे लिख दिया, कभी कोई पेन से, कभी कुछ, इस तरह की लापरवाही होगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। यू हैव टू बी सिंसियर। ऐसा लिखना है, आपकी किताब, आपकी बुक, आपकी नोटबुक ऐसी होना चाहिए कि दुल्हन की तरह सजना चाहिए, कि लोगों ने देखना चाहिए वाह क्या बुक लिखी है। मतलब वो एक, उस बुक के ऊपर आपका एक इंडेक्स आना चाहिए, उसके ऊपर आपकी कौन से पेज पे आपने क्या लिखा उसका एक इंडेक्स
रिलैक्स बनना चाहिए, एक सिंसियरिटी आना चाहिए। आई थिंक इतनी सिंसियरिटी आपने 12th के समय अपने आप में लाई होगी, उससे ज्यादा भी सिंसियरिटी आपको एक स्मार्ट टेस्ट आना चाहिए। आपको फील होना चाहिए कि वाह मेरी बुक क्या देखने योग्य बनी है। कोई भी आपकी बुक को देखे, नोटबुक को देखे, लगना चाहिए कि वाह क्या बुक बनाई है। ताकि एक बार जब क्लास हो जाती है उसके बाद में जब आप रिवीजन करते हो तो यही नोटबुक्स और यही किताबें आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत काम में आती है। तो इसीलिए मेरा आपसे यह भी कहना है कि क्लास में जब बैठते हो आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, कि ये नहीं कि आपका मोबाइल पे कुछ और चल रहा है, आपका कुछ और व्हाट्सएप चल रहा है, आपके दूसरे एप्लीकेशन चल रहे हैं और उसमें आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हो। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, व्हेन यू वाचिंग दिस लेक्चर, यू हैव टू बी पेशेंट इनफ, यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट। आपको उसमें ध्यान होना चाहिए। एक बार लेक्चर होने के बाद में आपको जो करना है कर सके, पर लेक्चर के बीच में 10 बार इंस्टाग्राम चेक कर रहे हो, आप दूसरे ऐप चेक कर रहे हो, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। और फिर अगर आप ये सब करना ही है और आपसे अगर हार्डवर्क होना ही नहीं है तो फिर इस कोर्स में आने की जरूरत ही नहीं। फिर अननेसेसरी डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर पैसा। आपके माँ बाप ने बहुत मेहनत से पैसा कमाया होता है, उसको खर्च करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इतना सिंसियर नहीं हूं, मुझसे बैठा नहीं जाएगा, हमारे जो 4-5 घंटे के लेक्चर होते हैं उसके बाद में 1-2 घंटा पढ़ाई करना आपका एक आपका कर्म है, आपका कर्तव्य है, आपका ड्यूटी कि आफ्टर यू फिनिश योर लेक्चर्स, कभी भी दिन में 2 से 3 घंटे वॉट एवर टीचर्स हैज टॉट यू, राइट, यू हैव टू रिवाइज दैट, यू हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग विच इज टॉट। तो आपको जो जो चीजें पढ़ाई गई है उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है यार। मतलब आप ऐसे कैसे समझ लेते हो कि आज मैंने पढ़ लिया और जीवन में वो हमेशा के लिए याद होगा। इट इज नॉट लाइक दैट दोस्तों। हमारी मेमोरी का जो ड्यूरेशन है ना, ये जो मेमोरी का जो टेन्योर है वो बहुत छोटा सा है। हम कोई भी चीज जब पढ़ते हैं तो उसकी आदत है कि उसको भूलने की आदत होती है, तो वो भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हमारे पास सबसे बड़ा एक उपाय होता है, वी हैव टू कीप रिवाइजिंग। कोई भी चीज जब पढ़ते हो उसको रिवाइज करो, पढ़ा रिवाइज करो, पढ़ा रिवाइज करो, ताकि एग्जाम के दिन तक वो चीजें हमारे दिमाग में रिटेन रहे और हम एग्जामिनेशन में पास हो जाएंगे। दोस्तों सीए फाउंडेशन में पास होना कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। सिर्फ क्लास में कॉन्सेंट्रेशन से देखना है और रोजाना 3-4 घंटे आपको पढ़ाना है, पढ़ना है साथ साथ में। सो दोस्तों आपके पास में इतना लंबा समय है, दुनिया की कोई ताकत आपको पास होने से नहीं रोक सकती। दोस्तों आई एम गिविंग यू दिस गारंटी, बट आपको कमिटमेंट और आपको चीटिंग नहीं करना है। आप डू नॉट चीट योरसेल्फ। आपको खुद को समझता है कि आपने किस दिन पढ़ाई की और किस दिन नहीं की है। सो आई थिंक ये सारी बातें हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है। एसपीसी आपके कोई भी काम के लिए आपके साथ में है। इन केस यू आर फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग बुक्स और रिगार्डिंग एनीथिंग, यू प्लीज व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। आई हैव ऑलरेडी शेयर 8669661234। सो आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। और उम्मीद है कि कल से हमारे अकाउंट्स के भी लेक्चर्स चालू हो जाएंगे और हम लोग पूरा वादा है आपके साथ में कि फर्स्ट 15 लेक्चर्स हम लोग YouTube पे डाल रहे हैं। और YouTube पे डालने का यही वजह था कि देयर वर लॉट ऑफ पीपल दे डू नॉट नो कि हम लोग को ये ऑनलाइन समझेगा या नहीं समझेगा, एसपीसी की फैकल्टी अच्छी पढ़ाएगी या नहीं पढ़ाएगी। आई थिंक 15 डेज आर इनफ टू अंडरस्टैंड कि आपको ऑनलाइन समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है, एसपीसी की फैकल्टी आपको अच्छा पढ़ाती है कि नहीं पढ़ाती है। हमें तो कोई संकोच, हमें तो कोई डाउट नहीं कि हम कैसा पढ़ाते हैं, बट इट्स अबाउट यू दैट देखो आपको भी एडमिशन लेना है, इट इज अबाउट योर करियर। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि नहीं ये फैकल्टीज वो फैकल्टी जिनसे मैं पढ़ना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि उस पर आपको डाउट नहीं होगा। बट 15 डेज आई एम गिविंग यू दिस कमिटमेंट। 15 डेज तक तो सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे आएंगे ही आएंगे। यू हैव गॉट all the flexibility, you can watch those lecture, then you can choose about it. Okay, thank you so much guys। और इतना सब कुछ आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स बीन लॉन्ग। मुझे आपसे बात करना थी पर मेरे को थोड़ा सा ऐसा था कि एक बार 6-7 लेक्चर जब हो जाए तो मेरे पास भी बात करने के लिए बहुत सारी चीजें आपके लिए पास में होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। अब मैं इस शो पे बुलाना चाहूंगा अंकिता मैम को। अंकिता मैम प्लीज कम हियर ऑन द स्टेज, एक बार जोरदार ताली गाइस। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज बिग हैंड्स फॉर वन एंड ओनली अंकिता मैम, प्लीज कम हियर। क्या बात है अंकिता मैम को जो आपने सराय जो प्यार दिया उसके लिए भी मैं भी शुक्रगुजार हूं। अंकिता मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, यू मस्ट हैव सीन, शी इज जस्ट अमेजिंग द वे शी टीचेस, द वे शी इज टेकिंग हार्ड वर्क। आई थिंक यू मस्ट हैव सीन, यू जो आपने प्यार दिया उस सभी के लिए बहुत अच्छा लगता है देखते हुए। अंकिता मैम प्लीज कम हियर, थैंक यू सो मच गाइस, आई सी यू लेटर, टेक केयर, बाय बाय गाइस। मैम प्लीज आइए। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोगों का संडे एकदम मस्त गया होगा। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, बट उसके पहले पिछले 6 दिनों में जो कुछ भी हमने किया है उसे हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। ओके, सो
everyone has to be involved in the revision process. याद रखना, this revision is for you, it is not for me. जहां कहीं पे भी आप लोग हो, चाहे आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, इंदौर में हो, कहीं से भी आप मेरे लेक्चर्स क्यों ना देख रहे हो, आप इसे प्लीज ऐसे बिलीव करना जैसे कि मैं आपकी लाइव क्लासेस ले रही हूं और मेरे साथ रिवीजन में इन्वॉल्व रहना। सबसे पहली बात तो आप लोगों को मुझे बोलना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 किस दिन पे एनफोर्स हुई थी, कौन सा है वो दिन जिस दिन ये एक्ट आया था। तो देखो, दिस एक्ट केम इनटू एनफोर्समेंट ऑन द 1st of September 1872। कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द का क्या मतलब होता है? एनी अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ मींस अ कॉन्ट्रैक्ट। एनी अग्रीमेंट enforceable by law means a contract. Any agreement enforceable by law means a contract. तो agreement इस शब्द का क्या मतलब होता है? agreement इस शब्द का मतलब होता है offer plus acceptance means an agreement. तो सवाल ये उठता है, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या ये दोनों शब्द सेम है या अलग अलग है? तो देखो, ये चीज मैंने आपको पहले ही कही थी, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। अग्रीमेंट जो है इज अ ब्रॉडर टर्म, वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट ये जो शब्द है इज अ नैरोअर टर्म। क्योंकि देखो, हो सकता है आपका अग्रीमेंट जो है अग्रीमेंट ही रह जाए और वो कॉन्ट्रैक्ट ना बने। जैसे कि अगर सोशल अग्रीमेंट है, याद कीजिए कटरीना जी और सलमान जी को, सोशल अग्रीमेंट, उनकी अग्रीमेंट ही रह गई, उनकी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनी। साथ ही साथ आपने देखा था डोमेस्टिक अग्रीमेंट ही रह जाती है, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनती है, क्योंकि वहां पे लीगल इंटेंशन टू क्रिएट अ रिलेशनशिप कभी नहीं होता। याद कीजिए विराट और अनुष्का का एग्जाम्पल। बट देखो, अगर आपके अग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सिबिलिटी है, तब उस केस में आपका अग्रीमेंट जो है वो टर्न हो जाता है इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो गाइज? यस। नेक्स्ट पॉइंट देखो, every contract has an agreement but every agreement may not become a contract. साथ ही साथ हमने शुरू किया था द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कम से कम कितने लोग लगते हैं? कम से कम कितने लोग लगते हैं? दो पार्टीज, दो कम से कम लगते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सो यू कैन हैव इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ पीपल्स टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट मिनिमम यू रिक्वायर 2 persons in order to enter into a valid contract. These 2 persons can either be natural persons, artificial persons, or a combination of both natural as well as an artificial person. जब कभी भी पार्टीज एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, दीज पार्टीज टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। नो एनफोर्सिबिलिटी, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो एनफोर्सिबिलिटी, नो कॉन्ट्रैक्ट। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक ये फॉर्मेलिटीज नहीं होती है तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। जैसे कि से फॉर एग्जांपल अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना कंपलसरी है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स नहीं कर सकते। दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था वो था सेल एंड परचेज ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सपोज इस घर को मैं बेचना चाहती हूं, ये घर के सेल के कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में होना जरूरी है। राइटिंग क्या? इट शुड बी स्टैम्प्ड, इट शुड बी रजिस्टर्ड, इट शुड बी साइंड, तभी उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा वो वैलिड रहेगा। तो ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का होना जरूरी होता है। जब तक ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं होती है तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में, पेज नंबर 4 पे हूं, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए देयर शुड बी अ सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। द अग्रीमेंट मस्ट बी सर्टन, इट शैल नॉट बी वेग, इट शुड बी क्लियर, इट शुड नॉट बी वेग। अगर टर्म्स वेग है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। और पॉइंट 5 कहता है जो भी टर्म्स आपने अग्रीमेंट के रखे, दीज टर्म्स शैल बी capable of being performed. An agreement to do an impossible act cannot turn into a contract. It will remain as an agreement. It cannot turn into a contract. तो ये जो 5 पॉइंट्स थे, ये सारे 5 पॉइंट्स जो थे वो जनरल पॉइंट्स थे।
अपार्ट फ्रॉम दैट हमने शुरुआत की थी लास्ट सेशन में ही, हमने शुरुआत की थी सेक्शन नंबर 10 की। सेक्शन नंबर 10 वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। ये एक्ट का सेक्शन नंबर 10 कहता है अबाउट द वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए सबसे पहली चीज तो होना चाहिए अ प्रॉपर ऑफर एंड एन एक्सेप्टेंस। सो agreement is nothing but it is an outcome of offer and acceptance। जब तक agreement नहीं है तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द की डेफिनेशन ही देख लो ना आप, एंड अग्रीमेंट 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 एनफोर्सेबल बाय लॉ, नो अग्रीमेंट नो कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 10 का पहला पॉइंट कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए होना चाहिए एक अग्रीमेंट। अग्रीमेंट यानी कि देयर शुड बी अ प्रॉपर ऑफर एंड अ प्रॉपर acceptance। point number 2 very 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 important, free consent का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब देखो, पहली बात तो कंसेंट होना जरूरी है, साथ ही साथ आपका जो कंसेंट है वो फ्री होना जरूरी है। तो पहली बात तो कंसेंट कब माना जाएगा कि किसी का मिला है, when two parties are thinking about the same thing in the same sense एट द सेम टाइम माना जाएगा पार्टीज में कंसेंट है। दे आर थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम, तब माना जाएगा कि आपका कंसेंट फ्री है। याद कीजिए दीपिका जी को, क्या तुम्हें याद है, हाँ या ना। तो दीपिका जी के एग्जाम्पल में मैंने आपको एक शब्द का मतलब समझाया था, कंसेंसस एड इडियम। कंसेंसस एड इडियम, इट मीन्स the contracting parties should think about the same thing in the same sense at the same time। कंसेंट तो होना जरूरी है, प्लस साथ ही साथ आपका कंसेंट जो है वो फ्री भी होना जरूरी है। फ्री कंसेंट मतलब क्या, इट शैल नॉट बी कॉज्ड बाय कोअर्शन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। आपका कंसेंट फ्री कब होता है, आपका कंसेंट फ्री तब होता है व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्शन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। इन्हीं 5 शब्दों के बारे में हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। सबसे पहला शब्द जो है वो है कोअर्शन। याद कीजिए नाना पाटेकर जी को। तो कोअर्शन का मतलब होता है फिजिकल प्रेशर। यहां पे आरके ने हाँ तो कह दिया था, बट जो चीज के लिए, ये 20 लाख रुपए का लोन के लिए जो उसने हाँ कहा है, ये हाँ उसने तन मन धन से नहीं कहा है, मजबूरी में आके कि कहीं नाना पाटेकर मेरी जान ना ले ले, उस मजबूरी में आके उन्होंने हाँ कह दिया। कंसेंट तो दिया है बट उनका कंसेंट फ्री नहीं है। दिस कंसेंट हैज बीन कॉज्ड बाय coercion, it has been caused by coercion। फर्स्ट पॉइंट coercion, जहां पे इन्वॉल्व्ड है फिजिकल प्रेशर। सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में हुआ है आपका मॉरल प्रेशर, मेंटल प्रेशर। याद कीजिए बूढ़े पिताजी एंड द यंगेस्ट सन। यहां पे पिताजी के वीक कंडीशन, फिजिकल एंड मेंटल वीक कंडीशन का गैर फायदा उठाते हुए बेटे ने मजबूर किया है अपने पिताजी को कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए। यहां पे पिताजी ने हाँ तो कह दिया है बट मजबूरी में आके हाँ कहा है। उन्होंने कंसेंट तो दिया है बट उन्होंने मन से इस चीज के लिए मंजूरी नहीं दी है, मतलब उनका कंसेंट फ्री नहीं है। इट इज बीन कॉज्ड बाय undue influence of his youngest son। उसी undue influence में मैंने आपको अनेक एग्जाम्पल दिए थे, जैसे कि टीचर एंड स्टूडेंट, डॉक्टर एंड पेशेंट, फिर लॉयर एंड क्लाइंट। तो सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, और एक पार्टी होती है जो इन्फ्लुएंसिंग पोजीशन में है, जो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा के दूसरी पार्टी को मजबूर करती है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए। इसी को कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। साथ ही साथ सैटरडे के दिन लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको और 2 चीजें पढ़ाई थी, 2 शब्दों के बारे में मैंने आपको बताया था, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। कौन से 2 शब्द है, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। चाहे फ्रॉड है या चाहे मिसरिप्रेजेंटेशन है, पति की बात तो यह है कि झूठी बातें बोली गई है।
और क्योंकि झूठी बातें बोली गई है तो अब ऐसे केस में यू कैन नॉट फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इफ देयर इज नो ट्रस्ट देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट। झूठ के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया जा सकता है। बस फर्क कितना है, फ्रॉड के केस में आपने इंटेंशनली झूठ बोला है, मतलब जब आपने वो 10 बेनिफिट्स बोले थे आलिया को, आपको पता था कि जो भी आप बोल रहे हो वो झूठ बोल रहे हो, बट फिर भी आपने झूठ का सहारा लिया था ताकि ये प्रोडक्ट बिक जाए। इसे कहते हैं फ्रॉड। मिस रिप्रेजेंटेशन में आपसे गलती से मिस्टेक हो गई है, गलती से मिस्टेक मतलब आपको लगा जो भी आपने कहा था वो सच है, वो सच के अलावा कुछ नहीं है, बट रियलिटी में वो सच नहीं था, वो झूठ था, बट आपको नहीं पता था वो बातें झूठी है। जो भी आपको आपके बॉस ने कहा था वही सारी चीजें आप आगे कस्टमर को बोल रहे थे। आपने खुद ने थोड़ी ना वो वाटर प्योरीफायर यूज किया था ये जानने के लिए कि सच में वो बेनिफिट्स है या नहीं है। मतलब जो झूठी बातें आपने बोली थी वो इनोसेंटली बोली थी, इनोसेंटली बोली थी, जानबूझ के ये झूठी बातें आपने नहीं बोली थी। बट देखो वापस से मैं कहना चाहती हूं, चाहे आपने जानबूझ के बोला है इंटेंशनली या इनोसेंटली, गलती से आपसे मिस्टेक हो गई है, बातें तो झूठी है ना। और इसीलिए फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा किसी को अगर आपने मजबूर किया है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं। अगर आलिया को पता होता कि ये बेनिफिट्स जो है वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते तो शायद वो वाटर प्योरीफायर को कभी खरीदती ही नहीं, हाँ या ना। और मिस्टेक मैंने आपको कहा था कि मैं यूनिट नंबर 3 में मिस्टेक के बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगी। हमने लास्ट सेशन में और एक चीज के बारे में पढ़ा था एंड दैट वाज कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप एंटर करना चाहते हो, this person shall have the legal ability to enter into a valid contract। कोई भी पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहता है he shall be having the legal capacity to enter into a contract। तो कब माना जाएगा that you have the legal powers to enter into a contract? when you are major, sound mind and not disqualified by law। वापस से सुनो, you are major, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, तब माना जाएगा दैट यू हैव द लीगल एबिलिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो गाइस? यस। तो कब माना जाएगा दैट यू आर अ मेजर? व्हेन यू हैव कंप्लीटेड 18 years ऑफ एज माना जाएगा दैट यू आर अ मेजर। व्हेन यू हैव कंप्लीटेड 18 years ऑफ एज तब माना जाएगा दैट यू आर अ मेजर। आपका अगर माइंड साउंड है, माइंड अगर आपका साउंड है तभी उस स्टेट में आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने आपको एक पीपीटी भी बताया था, मैंने आपको कहा था कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका माइंड परमानेंटली ही अनसाउंड होता है, परमानेंटली अनसाउंड, इडियट्स। दीज पीपल आर दोज पीपल हुज माइंड इज परमानेंटली अनसाउंड। अगर आपका माइंड परमानेंटली अनसाउंड है यू कैन नेवर एवर एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन नेवर एवर एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका माइंड टेम्पररी साउंड और टेम्पररी अनसाउंड होता है। ऐसे केस में such a person can enter into a contract when his mind is sound, when his mind is sound। जैसे कि a lunatic example हो सकता है person having epileptic fits, sometimes his mind is sound and sometimes it is unsound। such a person can enter into a valid contract only when his mind is बोलो sound। yes or no guys? another example मैंने आपको दिया था जैसे कि a drunken person। आपने सोचा चलो सैटरडे नाइट है, टल्ली हो जाते हैं, अब ज्यादा पी ली ना आपने, पारा हाई हो गया। अब ऐसे केस में आपका माइंड तब साउंड नहीं है, यू आर ऑन हाई। अब ऐसे केस में इस समय पे योर माइंड इज अनसाउंड एंड देयरफॉर यू कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और थर्ड कैटेगरी जो है वो है पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, नॉट be disqualified, not be disqualified। two negatives will make a positive means you shall be qualified to enter into a contract। so who are those persons who are qualified to enter into a contract? a person जैसे कि
कौन डिस्क्वालिफाइड है? अ पर्सन हु इज अ कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट मतलब मुजरिम जो जेल की सजा काट रहा है, ऐसे पर्सन को हमने अलाउ नहीं किया टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो गाइज? यस। तो ये था हमारा रिवीजन ऑफ द फर्स्ट 6 सेशंस दैट वी हैड डन, और मैंने हल्की सी झलक दी थी अबाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए, तो देखो अब रिवीजन हो चुका है, अब आपको क्या करना है, स्ट्रेट बैठना है और कॉन्सेंट्रेट करना है ऑन व्हाटएवर आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल राइट नाउ। प्लीज सस्पेंड व्हाटएवर यू ऑल आर डूइंग, ओनली फुल 100% अटेंशन ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन। कंसिडरेशन, मैं हूं मेरे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 पे, पॉइंट नंबर 4। कंसिडरेशन की हल्की सी झलक मैंने आपको ऑलरेडी पहले दी थी, अब हम डिटेल में कंसिडरेशन के बारे में पढ़ने वाले। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? समथिंग इन रिटर्न। सो व्हाटएवर यू गेट इन रिटर्न इज योर कंसिडरेशन। व्हाटएवर यू गेट इन रिटर्न इज योर कंसिडरेशन। इसी कंसिडरेशन का लैटिन वर्ड मैंने आपको समझाया था, इज क्विड प्रो क्यो। क्या है कंसिडरेशन का लैटिन वर्ड? सब लोग साथ में बोलो तो, क्विड प्रो क्यो। ये क्विड प्रो क्यो, इट इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड, इट इज अ लैटिन वर्ड। ओके, इट इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन का मतलब ही होता है समथिंग इन रिटर्न। क्विड प्रो क्यो, क्विड प्रो क्यो मीन्स कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है। तो याद कीजिए आमिर और शाहरुख का एग्जाम्पल। आमिर दे रहे थे कार, जिसके बदले में उन्हें मिल रहे थे 50 लाख रुपए। सो व्हाटएवर ही इज गेटिंग इन रिटर्न, व्हाटएवर ही इज गेटिंग इन रिटर्न, व्हाटएवर ही इज गेटिंग इन रिटर्न इज आमिर्स कंसिडरेशन। सो व्हाट इज आमिर गेटिंग इन रिटर्न? 50 लाख रुपए, वो उनका कंसिडरेशन। अगर मैं शाहरुख के नजरिए से देखूं, शाहरुख दे रहे हैं 50 लाख रुपए, बट इन रिटर्न उनको मिल रही है कार, इन रिटर्न उनको मिल रही है कार, इन रिटर्न उनको मिल रही है कार। तो व्हाटएवर यू आर गेटिंग इन रिटर्न इज योर कंसिडरेशन। तो शाहरुख के लिए कंसिडरेशन जो होगा, दैट इज गोइंग टू बी दैट car. Whatever you get in return is the consideration for the contract that you enter into. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है, याद रखना। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। और उसी को एक्सटेंड करते हुए, कंसिडरेशन के पॉइंट को एक्सटेंड करते हुए हमारा अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, जो कहता है आपका कंसिडरेशन होना तो जरूरी है, साथ ही साथ आपका कंसिडरेशन लॉफुल होना भी जरूरी है। कंसिडरेशन तो होना जरूरी है, साथ ही साथ आपका कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होना भी जरूरी है। तो क्या होता है लॉफुल कंसिडरेशन? लॉफुल कंसिडरेशन मतलब अ कंसिडरेशन दैट इज लीगली अलाउड। जैसे कि से फॉर एग्जांपल, सुनो ना मेरी बात, मैंने क्या किया है, मैंने ये घर को खरीदा है। सो देखो, घर खरीदना इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट वैलिड है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस, ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस। तो मेरा पर्पस क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट का? इस कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस है दैट आई वांट टू परचेस दिस हाउस। माय ऑब्जेक्ट इज अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। घर खरीदना क्या अलाउड है? ऑफ कोर्स यस, इट इज अलाउड। बट अब देखो मैं क्या बोलती हूं, मैं बोल रही हूं आई वांट टू परचेस दिस हाउस एंड इन रिटर्न आई विल गिव से कोकेन वर्थ वैल्यू ऑफ दिस हाउस। से इस घर की कीमत जो है वो 50 लाख रुपए है, और अब मैं कह रही हूं मैं 50 लाख का घर खरीदना चाहती हूं, और इसी घर के बदले में, इसी घर के बदले में मैं क्या दे रही हूं? 50 लाख वर्थ कोकेन, वर्थ कोकेन। अब मुझे बताओ, कोकेन ड्रग्स,
ड्रग्स में डील करना, क्या ये लीगली अलाउड है? नहीं, ये लीगली अलाउड नहीं है। यहां पे मेरा जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल नहीं है, और क्योंकि ये कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कंसिडर नहीं हो सकता है। तो एक कंसिडरेशन तो होना जरूरी है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, प्लस आपका कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल भी होना जरूरी है। कंसिडरेशन तो लॉफुल होना जरूरी है, प्लस आपका जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, आपका जो पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का, वो भी लॉफुल होना जरूरी है। सो बेसिकली पॉइंट नंबर 5 इज टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स। 1, your consideration shall be lawful, and 2, your object shall also be lawful। अब देखो, इसी चीज के बारे में, इसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आगे। ये देखो ऑब्जेक्ट के बारे में, पहली बात तो फर्स्ट बुलेट हम लोग रीड करते हैं, द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। Section 23 states that consideration or object is not lawful when it is, आपकी बुक की हार्ड कॉपी प्रिंट आउट जो है आपके आंखों के सामने होगे। मैं चाहती हूं आप एक पेन लो और आप अंडरलाइन कीजिए और नंबरिंग दो। 1, it shall not be, sorry, prohibited by law। it shall not be prohibited मतलब क्या? it shall not be forbidden by law। forbidden मतलब ban, it shall not be banned by law। second, it shall not be such, point number 2 दीजिए, that it is defeating the provision of law। 1 आपने किसको दिया है? it shall not be prohibited by law। 2 आपने दिया है it shall not defeat the provisions of law। Third, it shall not involve a fraud or cause injury to a person or property of another person। तो 3 दीजिए, it shall not be fraudulent। 4 दीजिए, it shall not cause injury to any other person, or it shall not be regarded as immoral or opposed to public policy। तो ये 5 चीजें हैं। अगर ये 5 चीजें होती है कॉन्ट्रैक्ट में तो माना जाएगा आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, आपका कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल नहीं है। ये 5 भी चीजें मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अभी तो मैंने खैर सिर्फ रीडिंग करवाया था, बट अब मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। आइए, सबसे पहला पॉइंट, and nobody is going to concentrate on the writing part, you only have to concentrate on the conceptual clarity part। जैसे ही मेरा सिखा के हो जाएगा मैं आपको 2 मिनटों का समय दूंगी for the writing part। right now just concentrate on the examples that I'm going to give you। मैंने आपको पहले दिन ही प्रॉमिस किया था, मेरा सब्जेक्ट तो है थ्योरेटिकल बट मेरा अप्रोच होगा एकदम ही प्रैक्टिकल। हर एक चीज के लिए I'm going to give you n number of examples so that ये चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाए। क्योंकि देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, इट इज एन एक्ट विच इज यूज्ड एवरी डे। मैंने आपको बताया था दिन में एटलीस्ट 10 बार आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते होगे। कल जाके आप मेडिकल स्टोर में गए, आपने मेडिसिन कुछ खरीदे, कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है। कल जाके सपोज चलो लॉकडाउन खत्म हो जाता, अब तो खैर लॉकडाउन 4.0 भी शुरू हो गया, बट सपोज अज्यूम करते हैं चलो मई का महीना खत्म हो गया, लॉकडाउन 4.0 खत्म हो चुका है, अब सब कुछ खुल गया है, आप जाते हो से टू अ सलून और हेयर स्पा करवाते हो, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? यस। आप जाते हो एक रेस्टोरेंट में और आप खाना खाते हो, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? यस, ये कॉन्ट्रैक्ट है। आप बुक माई शो पे टिकट्स बुक करते हो और आप थिएटर में जाते हो और मूवी देखते हो, क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट है? यस, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप आपके कपड़े जो है लॉन्ड्री में देते हो, क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट है? जी हाँ, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। आपका मोबाइल खराब हो गया, उसको आपने रिपेयरिंग के लिए दिया है, क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट है? जी हाँ, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। इतने समय से आपकी गाड़ी बंद थी, लॉकडाउन पहला जो शुरू हुआ था वो था फ्रॉम द 22nd of March, इनफैक्ट 21st को जनता कर्फ्यू था, तब से आपकी गाड़ी जो है वैसी की वैसी आपके पार्किंग लॉट में खड़ी हुई है। तो आपकी गाड़ी जो है उसकी इंजन खराब हो गई, उसको आपने सर्विसिंग के लिए दिया, क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट है? जी हाँ, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। आपने आपके D2H का रिचार्ज करवाया, क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट है? जी हाँ, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। देखो n नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यू एंटर इनटू
into with different people throughout your day. तो देखो ये सब्जेक्ट जो है जरूर थ्योरेटिकल होगा, बट मेरा अप्रोच बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, so that you are able to relate this law with your life, so that it becomes more interesting for you all to understand and grasp this subject. तो सुनिए मेरी बात, लॉफुल ऑब्जेक्ट कब होता है? लॉफुल ऑब्जेक्ट जब ये चीजें नहीं होती है तो माना जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल है, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। कौन सी चीजें अलाउड नहीं है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसका ऑब्जेक्टिव ऐसा कोई काम करना है विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन मतलब इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, प्रोहिबिटेड मतलब इट इज बैंड बाय लॉ, और वही चीज करने का वादा आपने किया है, तब ऐसे केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव लॉफुल नहीं है और आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 5 लाख रुपए दिए मिस्टर जेड का खून करने के लिए, तो एक्स और वाई के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो है मर्डर का। मर्डर का। अब मुझे बताओ, मर्डर करना क्या लीगली अलाउड है? इज इट अलाउड बाय लॉ? नो, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। मर्डर करना अलाउड नहीं है, वो फॉरबिडन है, वो प्रोहिबिटेड है। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा कुछ है जो फॉरबिडन है बाय लॉ, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कंसिडर नहीं हो सकता। हाँ या ना? तो देखो, एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, एग्जाम्पल एक्स ने वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जेड का खून करने के लिए, मर्डर करने के लिए। यहां पे आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो लीगली अलाउड नहीं है, इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ ना, इट इज अ क्राइम। किसी का खून करना एक गुनाह होता है, एक क्राइम होता है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव लॉफुल नहीं है। पॉइंट नंबर 2 कहता है, पॉइंट नंबर 2, कोई कुछ नहीं लिखने वाला, ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द पॉइंट्स एंड द एग्जाम्पल। एक्ट जो मैं करने जा रही हूं वो तो अलाउड है, एक्ट जो मैं करने जा रही हूं वो तो अलाउड है, बट ये एक्ट को करने का तरीका जो था वो गलत हो गया। एक्ट जो मैं कर रही हूं वो अलाउड है, मीन्स इट इज परमिटेड बाय लॉ, परमिटेड मीन्स इट इज अलाउड बाय लॉ, बट जिस तरीके से मैंने ये काम को किया है इट इज डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ सम अदर लॉ, इट इज डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ सम अदर लॉ। वापस से सुनो मेरी बात, पहले वाले पॉइंट में, फर्स्ट वाले पॉइंट में जो मैं करने जा रही हूं वो ही फॉरबिडन था बाय लॉ। पॉइंट नंबर 2 में जो चीज को मैं करने जा रही हूं, जो चीज को मैं करने जा रही हूं वो चीज को करना तो अलाउड है, वो चीज को करना तो अलाउड है, बट माय डियर फ्रेंड्स जो तरीके से मैंने किया है इट इज डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ सम अदर लॉ। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल अब लॉकडाउन का जमाना है, घर पे कोई मेड्स नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक डिश वॉशर को खरीदा जाए, जिससे बर्तन धुलते हैं ना, डिश वॉशर को खरीदा जाए। तो अब एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के मालिक से, ओनर से मेरी पहचान थी, तो मैंने वो बंदे को कॉल किया और मैंने कहा कि भैया आपके शॉप में तो डिश वॉशर हो गए, प्लीज डिलीवर अ डिश वॉशर एट माय हाउस, आई विल पे फॉर दैट डिश वॉशर। अब देखो, डिश वॉशर खरीदना, डिश वॉशर खरीदना क्या ये अलाउड है या नॉट अलाउड है? इज इट allowed by law or is it forbidden by law? Of course it is allowed. Dishwasher खरीदना, it is an electronic product and it is allowed to purchase a dishwasher. But अब देखो, मैं मेरे ये दोस्त को कहती हूं ये डिशवॉशर जो मैं खरीदूंगी ना तो इसका बिल मत करना। बिल मत करना मतलब आप समझ रहे हो, इसका अकाउंटिंग मत करना, इसके वजह से अब मुझे जीएसटी देने की जरूरत नहीं रहेगी। तो अब देखो, जो चीज मैं करने जा रही हूं डिश वॉशर को खरीदना वो अलाउड है, बट जो तरीका है वो गलत है, जो तरीका है वो गलत है, क्योंकि जीएसटी अगर मैं नहीं देती हूं, एम आई डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट? यस और नो गाइस? जीएसटी एक्ट के प्रोविजंस को मैं डिफीट कर रही हूं, तो मेरा यहां पे ऑब्जेक्टिव लॉफुल नहीं माना जाएगा और मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। यहां पे एग्जाम्पल में मैंने मेडिसिन लिखा है, आप कोई भी चीज का एग्जाम्पल लिख सकते हो जिसका आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया और ऐसे ही आपने क्या कर दिया, गुड्स को खरीद लिया। थर्ड पॉइंट, अग्रीमेंट्स विच आर ऑपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, मतलब बेसिकली आपने ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट को एंटर किया है जो
जनहित के अगेंस्ट है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। देखो आप जानते हो कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे अवार्ड्स देती है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल पद्म विभूषण अवार्ड। अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा एक पब्लिक सर्वेंट से बात की, कुछ पहचान निकाली, कुछ कॉन्टैक्ट्स निकाली, उससे बात की और उसको कुछ कंसिडरेशन फीस दी। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूं। मैंने उसको कुछ फीस दी टू कंसिडर टू गिव दिस पद्म विभूषण अवार्ड टू माई सेल्फ। और उसने क्या किया, फीस लेकर इस चीज को कंसिडर किया एंड आई वॉज अवॉर्डेड बाय दिस पर्टिकुलर पद्म विभूषण अवार्ड। अब देखो मेरे अलावा भी दूसरे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, बहुत सारे लोग थे जो ये पर्टिकुलर अवार्ड के मुझसे ज्यादा हकदार थे, बट ये जो चीज मैंने की है, मुझे बता, इज इट अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी? यस, इट इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज एक्चुअली नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं है और एनफोर्सेबल बाय लॉ भी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अग्रीमेंट विच इज इमोरल इन नेचर। इमोरल मतलब अगेंस्ट योर मॉरल्स। अगेंस्ट योर मॉरल्स मतलब आपके जो वसूल होते हैं ना, आपके प्रिंसिपल्स, उसके अगेंस्ट है ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होता। ऑब्वियसली इमोरल डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि मॉरल्स इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। तो इमोरल किनके हिसाब से इट इज इमोरल? इमोरल अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू है। सो से पति पत्नी और वो, ठीक है, हस्बैंड है, वाइफ है और वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसके साथ चल रहा है। अब देखो वो जो वो है ना, वो क्या कहता है पत्नी से? वो कहता है, मतलब उसका बॉयफ्रेंड उसको कहता है कि मैं तुझे 1 CR रुपीज दूंगा, तू अपने हस्बैंड के साथ तलाक कर ले, मतलब यू गो फॉर अ डिवोर्स फॉर योर विथ योर हस्बैंड। अब ऐसे केस में वो बीवी और उसके बॉयफ्रेंड के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज कंसिडर्ड एज इमोरल बाय द कोर्ट। इट इज अगेंस्ट द मॉरल्स और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होते मतलब कल जाके अगर बीवी ने 1 करोड़ रुपए बॉयफ्रेंड से ले लिए और पति को भी अगर डिवोर्स नहीं दिया, तो वो जो बंदा है, वो बॉयफ्रेंड, वो पत्नी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता है। कोर्ट उसकी बातें एंटरटेन ही नहीं करेगी। यहां पे इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव जो है वो मॉरल कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो देखो ये बातें अगर है, ये चारों बातें अगर है, तो माना जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है। तो मैं चाहती हूं आप ये पूरा पीपीटी जो है आपके नोटबुक में लिख दो। थोड़ा सा भी अगर आपको समझा है तो मेरे लिए काफी हो जाएगा, बिकॉज इन डिटेल हम इन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं इन यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4। इनफैक्ट यूनिट नंबर 3 और 4 में मैं 3 सेशंस देने वाली हूं, कंप्लीट 3 सेशंस, मतलब 3 घंटे हम लोग सिर्फ और सिर्फ बातें करने वाले रिलेटिंग टू लॉफुल एंड अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन। हल्की सी झलक इस यूनिट नंबर 1 में थी, क्योंकि सेक्शन नंबर 10 में इसका रेफरेंस था, जिसमें सिर्फ एक चीज बताई गई है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए आपका कंसिडरेशन का लॉफुल होना जरूरी है और आपका ऑब्जेक्टिव का लॉफुल होना जरूरी है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा है विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, आपका ऑब्जेक्टिव वैलिड नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। साथ ही साथ इसमें और दो तीन छोटी छोटी चीजें भी थी, बट अगर ना भी समझा इट इज ओके, अगर समझा है तो क्या बात है, ना भी समझा इट इज ओके। 3 घंटे के बारे में, 3 घंटों हम लोग इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। करंटली मैं चाहती हूं ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी आप आपके नोटबुक में लिखिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, कम ऑन, 2 मिनट्स में दे रही हूं, सबको लिखना है एकदम शिद्दत से। चलो
हो गया लिख के? चलो राइट डाउन फास्ट फास्ट एंड नॉट स्लो स्लो स्लो. ओके, आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर डन विद द राइटिंग पार्ट. चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे. एक लास्ट पॉइंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, सेक्शन नंबर 10 का, जो कहता है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, अग्रीमेंट जो है, इट शैल नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. इट शैल नॉट बी एक्सप्रेसली टू बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड. ये चीज जो है, ये जो टॉपिक है, ये हम लोग पेंडिंग रखेंगे आज के लिए. ये हम लोग बाद में करने वाले हैं. मैं आपको दिखाना चाहती हूं, शायद आपके नोट्स में नहीं होगा, बट बाद में जब आप हमारे लेक्चर्स सब्सक्राइब करोगे, यू विल गेट द फुल बुक. उसमें ये सारी चीजें लिखी होगी. अगर आप देखोगे एक फुल टॉपिक है, पूरा का पूरा एक टॉपिक ही है. बताती हूं मैं आपको, एक ही मिनट. ये देखिए, अग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड. एक पूरा का पूरा टॉपिक ही है. देखो जो शुरू हो रहा है इस पेज नंबर 47 से, पूरा 47, 48, 49, 50 और 51 तक ये जाता है. सो बेसिकली अग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, इसका पूरी अपनी एक दुनिया ही है जो मैं बाद में कराने वाली हूं. तो मैं चाहती हूं आप क्या करो, आप ये जो पेज नंबर है जहां पे हम लोग थे, कौन से पेज पे थे हम लोग, ये पेज पे, पेज नंबर 6 पे, आप आपकी टेक्स्ट बुक्स के पेज नंबर 6 का पॉइंट नंबर 6 जो है उस पर आप लिख दीजिए प्लीज रिफर पेज नंबर 47. प्लीज रिफर पेज नंबर 47. रिफर पेज 47. ये चीज लिख दीजिए. ये टॉपिक जो है वो पेंडिंग है, जो हम करने वाले हैं बाद में. हाँ या ना? यस. सो दिस इज अबाउट सेक्शन नंबर 10. आगे बढ़ने के पहले जो कुछ भी सेक्शन नंबर 10 में मैंने आपको पढ़ाया है वो मैं रिवाइज करना चाहती हूं. उसके बाद तुरंत हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी. बट पहले ये टॉपिक को रिवाइज करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे आगे. यस. सबसे पहली बात तो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या अग्रीमेंट का होना जरूरी है? यस, क्योंकि अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. तो अग्रीमेंट का होना जरूरी है. अग्रीमेंट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से बनता है. जब एक्सेप्टेंस दिया जा रहा है, आपका कंसेंट फ्री होना जरूरी है. तो पहली बात तो मंजूरी मिलना जरूरी है. अगर रिजेक्शन मिल गया तो अग्रीमेंट ही नहीं होती, और अगर अग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. कंसेंट तो होना जरूरी है. आपका कंसेंट फ्री होना जरूरी है. कंसेंट फ्री कब होता है? व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्शन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. पार्टीज शैल हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो कब माना जाएगा कि आप में कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने की? व्हेन यू आर ऑफ साउंड माइंड, मेजर एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ.
आपका कंसिडरेशन लॉफुल होना जरूरी है, आपका ऑब्जेक्टिव लीगल होना जरूरी है, और आपकी अग्रीमेंट शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड एक्सप्रेसली टू बी वॉइड। ये पॉइंट को एक्सप्लेन करना बाकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट द फर्स्ट 5 पॉइंट्स हैव ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड टू यू ऑल। साथ ही साथ सेक्शन 10 के अलावा, सेक्शन 10 में तो ये 6 पॉइंट्स लिखे हुए, बट उसके अलावा कुछ दूसरे पॉइंट्स है जिनका होना जरूरी है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कौन से ये पॉइंट्स? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए आपको लगे कि कम से कम 2 पार्टीज, आपका इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, नो एनफोर्सेबिलिटी, नो कॉन्ट्रैक्ट। साथ ही साथ अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वो कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का होना जरूरी है, तो जब तक वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स का मीनिंग वेग नहीं होना चाहिए, मींस इट शुड बी सर्टेन to being interpreted. There should be a certainty of the meaning, and the contract ka term should be such that there should be a possibility of its performance. ये सारी चीजें अगर आपको मिलती है तो माना जाएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो गाइस? यस। चलो आज अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। आ जाइए ऑन पेज नंबर 7, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। पेज नंबर 7, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। क्लासिफिकेशन जो है 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया। देखो, वैलिडिटी, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस। वैलिडिटी, फॉर्मेशन and performance. On the basis of validity, on the basis of validity, contracts are divided into 5 types. Contracts are divided into 5 types. Valid contract, void contract, voidable contract, illegal agreements and unenforceable contracts. सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। डोंट वरी, आज हम लोग सिर्फ पहले 3 पॉइंट्स करने वाले, वैलिड, void and voidable contract। सबसे पहला पॉइंट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? हर वो कोई चीज जो एक्ट में लिखी गई है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट है तो माना जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वापस से सुनो मेरी बात, हर वो कोई चीज जो एक्ट में लिखी गई है, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट होना जरूरी है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो प्रेजेंट है तो माना जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला क्लासिफिकेशन इज द सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल, जो कहता है आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब होता है जब ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट इन योर कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो, आइए हम लोग रीड करते हैं टुगेदर। एवरीवन हैज टू रीड विथ मी। व्हाट डू यू मीन बाय अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? देखिए, what do you mean by a valid contract? An agreement which is binding and enforceable is a valid contract. Underline this point. इसको मैंने ब्लू करना मैं भूल गई हूं, आपको अंडरलाइन करना है, इस चीज को हाईलाइट करना है इसको, अगर आपके पास हाईलाइटर है तो। It contains all the essentials of a valid contract। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हर वो कोई एसेंशियल जो लॉ मेकर ने लिखा है एक्ट में, वो अगर प्रेजेंट है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हर वो कोई चीज प्रेजेंट है जो होनी चाहिए थी इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो प्रेजेंट है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को मानेंगे हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर 2, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बट देखो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट समझाने के पहले मैं आपको एक दूसरा शब्द समझाना चाहती हूं, दैट इज वॉइड अग्रीमेंट। देखो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ये शब्द को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड अग्रीमेंट। पहली बात तो वॉइड इस शब्द का क्या मतलब होता है? वॉइड इज ऑल्सो अ लैटिन वर्ड और इस शब्द का मतलब होता है इनवैलिड। तो अगर आपको
void ये शब्द का मतलब नहीं पता है, प्लीज इस शब्द का मतलब लिख दीजिए। void इस शब्द का मतलब होता है invalid। void इस शब्द का मतलब होता है invalid। void इस शब्द का मतलब होता है invalid। क्या समझा रही मैं आपको? void agreement, void agreement, void agreement, void agreement मतलब invalid agreement। देखो यहां पे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है, आपका अग्रीमेंट अग्रीमेंट ही रह गया, आपका अग्रीमेंट जो है वो अग्रीमेंट ही रह गया। ये चीज कब होती है? स्टार्टिंग से ही इनिशियल स्टेज से ही अगर एखादा असेंशियल एलिमेंट मिसिंग है, स्टार्टिंग से ही अगर वन ऑफ द असेंशियल एलिमेंट्स दैट वाज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सेंट, तो माना जाएगा आपका अग्रीमेंट ही इनवैलिड है, मतलब आपका अग्रीमेंट जो है वो वॉइड है। जैसे कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, एक क्या मैं 5 एग्जांपल्स आपको दे दूंगी यार, सुनो ना मेरी बात। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए यू शुड बी मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। यू शुड बी मेजर, sound mind and you should not be disqualified by law। अब देखो आपने क्या किया, you entered into a contract with a minor, with a बालक, you entered into a contract with a बालक। अब मुझे बताओ, बालक माइनर, does he have the capacity to enter into a contract? No, if he does not have the capacity to enter into a contract, क्या कभी ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं। स्टार्टिंग से ही, इंसेप्शन से ही, बिगिनिंग से ही हम कहेंगे दिस इज अ वॉइड अग्रीमेंट, इनवैलिड अग्रीमेंट है, क्योंकि माइनर के पास कॉन्ट्रैक्चुअल पावर्स नहीं होते हैं। अनदर एग्जाम्पल, मैम आपने प्रॉमिस किया था 5 एग्जाम्पल दे रही हूं ना, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1 void agreement का is that you have entered into a contract with a minor। example number 2 से मैं किसी तांत्रिक के पास गई और वो तांत्रिक से मैंने कहा कि बाबा आप ये चाहे करोड़ों रुपए क्यों ना ले लो, बट ये जो मिस्टर एक्स है से ही इज वन ऑफ आवर रिलेटिव्स, प्लीज मेक दिस डेड पर्सन अलाइव। मुझे बताओ, डेड पर्सन को अलाइव करना, क्या इस चीज को परफॉर्म करना पॉसिबल है? नहीं। अगर कोई चीज का परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, कैन यू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नो। तो ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ अ वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड अग्रीमेंट, ये वॉइड स्टार्टिंग से ही थी, ये इनवैलिड स्टार्टिंग से ही थी, क्योंकि इस चीज को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3, कम ऑन, एग्जाम्पल नंबर 3, क्या आप सोच सकते हो वॉइड अग्रीमेंट का कोई एग्जाम्पल? यू एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ एन इडियट। इडियट मतलब जो दोस्तों को मस्ती मस्ती में इडियट कहते हो वैसा वाला इडियट नहीं, एक्चुअली अ पर्सन जिसका माइंड परमानेंटली ही अनसाउंड है, जिसका माइंड परमानेंटली ही अनसाउंड है। ऐसे केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कंसिडर नहीं हो सकता है, स्टार्टिंग से ही वो इनवैलिड था। इसको हम कहेंगे एज अ वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड अग्रीमेंट, इट वाज इनवैलिड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या हो सकता है? एग्जाम्पल नंबर 4, आप गए कोई दुकान पे और आपने कहा कि भैया गिव मी 1 लीटर ऑफ ऑयल, और वहां पे मिलता है कुकिंग ऑयल भी, हेयर ऑयल भी, मोटर ऑयल भी। तो अब ऐसे केस में क्योंकि आपके टर्म्स वेग है, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता है, आपका अग्रीमेंट वॉइड है, आपका अग्रीमेंट जो है वो वॉइड है, आपका अग्रीमेंट जो है वो माना जाएगा एज वॉइड। और 5th और लास्ट एग्जाम्पल कुड बी से यू एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, you entered into a contract to
किल समवन, किसी का मर्डर करना, किसी का खून करना, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने अगर किसी के साथ एंटर किया है, या किसी के घर पे जाके डकैती करना, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने एंटर किया, या तो से फॉर एग्जांपल आपको आईएएस ऑफिसर बनना, ये आईएएस ऑफिसर के लिए आपने किसी पब्लिक सर्वेंट को घूस दी, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने एंटर किया है ताकि आपको वो सीट मिल जाए। अब ऐसे केस में ऐसे सब कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव लॉफुल नहीं होता है, ये अग्रीमेंट्स ही वॉइड माने जाते हैं। तो देखो मैंने कहा तो आप 5 बट दे दिए, मैंने आपको 7 एग्जांपल्स ऑफ वॉइड अग्रीमेंट्स। वॉइड अग्रीमेंट्स ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं जो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं, जो इनिशियली ही वॉइड होते हैं। इसके लिए एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड, और ये जो लैटिन वर्ड है वो है वॉइड एब इनिशियो। एक मिनट में लिख देती हूं उसको। लैटिन वर्ड जो है वो है void ab initio। सो void ab initio इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है that this agreement is void in nature। This agreement is void in nature। Void ab initio is not an English word, it is a Latin word जिसका मतलब होता है that such an agreement is invalid right from the beginning। yes or no guys? yes। ऐसी agreement जो है it is invalid right from the beginning। वो invalid थी। देखो ab initio मतलब स्टार्टिंग से, और void का मतलब तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, void का मतलब होता है इनवैलिड। तो ऐसी कोई अग्रीमेंट विच इज invalid right from the beginning is known as void agreement। मैं क्या चाहती हूं, आप लोग आपके नोटबुक्स निकालो एंड कम टू अ फ्रेश डबल शीट ऑफ पेपर पे आपको आना है, डबल शीट ऑफ पेपर पे आना है। ओके, कम टू अ फ्रेश न्यू डबल शीट ऑफ पेपर, और हेडिंग आपको देना है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेंटर में हेडिंग दीजिए, हम लोग एक पापा चार्ट, एक मास्टर चार्ट बनाने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स का टाइप का। आपको हेडिंग देना है एकदम बीच में, एकदम सेंटर पे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, और इसी चार्ट के 3 हिस्से आपको डिवाइड करने हैं, 3 हिस्से। हेडिंग आपको देना है एकदम ऊपर टॉप पे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, और इस चार्ट को 3 हिस्सों में आपको डिवाइड करना है। और जो ये 3 हिस्सों में आपने उसको डिवाइड किया है, उसके बेसिस आपको लिखने, वैलिडिटी, फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस। वैलिडिटी, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस। वैलिडिटी, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस। वैलिडिटी, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस। सबसे पहला पॉइंट जो है वैलिडिटी का, आपको उसके नीचे पॉइंट नंबर 1 लिखना है, पॉइंट नंबर 1, और हेडिंग लिखना है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखोगे हेडिंग? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लिख लिया?
यस, अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के नीचे एक सेंटेंस में आपको लिखना है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। मैं डिक्टेट कर रही हूं आज क्योंकि पहली बार आप ये चार्ट बना रहे हो, कल से आपका होमवर्क शुरू हो जाएगा और आपको होमवर्क एकदम शिद्दत में लिखना है और मुझे बताना है, हाँ या ना। तो अब देखो आप क्या करने वाले हो, आप लोग लिखने वाले हो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, पॉइंट नंबर 1, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के नीचे आप लिखो अ कॉन्ट्रैक्ट विच कंटेन्स, अ कॉन्ट्रैक्ट which contains, a contract which contains all the essential elements, all the essential elements as prescribed under the act, which contains all the essential elements as prescribed under the act, as prescribed under the act, is known as a valid contract, is known as a valid contract. अब देखो आप क्या करो, आपके डबल शीट ऑफ पेपर पे ये चार्ट है, उसके आगे वाले या पीछे वाले पेज पे आप लिखो, चार्ट पे नहीं लिखना है, उसके आगे या पीछे वाले पेज पे आपको लिखना है, आपको लिखना है वॉइड अग्रीमेंट्स, लिखो वॉइड अग्रीमेंट्स, वॉइड अग्रीमेंट्स, चार्ट पे नहीं लिखना है, आगे या पीछे वाले कोई पेज पे लिखना है, वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड अग्रीमेंट। और वहां पे लिखो वॉइड अग्रीमेंट के वहां पे लिखो ब्रैकेट में वॉइड एब इनिशियो, स्पेलिंग के लिए आप स्क्रीन को रिफर कर सकते हो, वॉइड एब इनिशियो, void ab initio। और एक्सप्लेनेशन दीजिए, an agreement which is invalid right from the beginning is a void agreement, an agreement which is invalid right from the beginning, an agreement which is invalid right from the beginning is an void agreement, is an void agreement। अब आप बोलोगे मैम आपने ये void agreement का कॉन्सेप्ट ही क्यों पढ़ाया, क्योंकि जब तक आपको void agreement नहीं समझेगा, आपको void contract ये शब्द नहीं समझेगा। इनफैक्ट void agreement और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने आपको पहले सिखाया था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हर वो कोई चीज जो प्रेजेंट होनी चाहिए थी वो प्रेजेंट है, उसको क्या कहते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वॉइड अग्रीमेंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो पहले तो वैलिड था बट बाद में ऐसा कुछ हादसा हुआ जिसके वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो वापस से सुनो मेरी बात, वॉइड अग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही इनवैलिड है। वॉइड अग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही इनवैलिड है, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनी नहीं, उसका जन्म ही हुआ एज एन अग्रीमेंट और वो मरती भी है एज एन अग्रीमेंट। बट जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट में पढ़ा रही हूं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट 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 का कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ा रही हूं, वो पैदा हुई है एज अ कॉन्ट्रैक्ट।
बट बाद में ऐसी कुछ घटना हुई जिसके वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आज वो इम्पॉसिबल हो गई है, इनवैलिड हो गई है, और इसीलिए अब हम उसको कहते हैं एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मैम एग्जाम्पल प्लीज। यस, जो वादा किया था वो जरूर पूरा निभाऊंगी। सब्जेक्ट तो है थ्योरेटिकल, बट अप्रोच होगा वेरी प्रैक्टिकल। ये देखो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है, एक बायर है और एक सेलर है, और इन्हीं बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है ऑन द 1st of January 2019। क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है? इसी घर को खरीदने का और बेचने का। तो ऑब्वियस सी बात है, बायर घर खरीदने वाला है और सेलर घर को बेचने वाला है। 1 जनवरी 2019 को दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ कि ये जो घर है ये मैं आपको बेचूंगा ऑन द 10th of January। तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है 1 जनवरी को, कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है 1 जनवरी को, बट परफॉर्म होने वाला है 10th of January को। कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है ऑन द 1st of January, बट इट इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड ऑन द 10th of January। 1 तारीख को जब दोनों पार्टीज ने वादा किया घर को बेचने का और घर को खरीदने का, तब बायर ने 2 लाख रुपए का टोकन अमाउंट भी दे दिया। तब बायर ने 2 लाख रुपए का टोकन अमाउंट भी दे दिया ना। बट अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद, मतलब 1 तारीख के बाद, बट परफॉर्मेंस के पहले अनफॉर्चुनेटली इस घर को आग लग गई और पूरा घर जो है जल के चूर चूर हो गया ना। पूरा घर जो है तहस महस हो गया, घर को आग लग गई और घर जो है जलकर राख बन गया। ये कब की बात है? ये है बात 7 तारीख को, जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो चुका था बट परफॉर्मेंस करना बचा हुआ था। 1 तारीख के बाद और 10 तारीख के पहले ऐसी कोई घटना हो गई जिसके वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। तो अब आज ये घटना होने के बाद, 7 तारीख की ये घटना होने के बाद, अब इस पल से हम कहेंगे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट था ना, बाद में ऐसी कुछ घटना हुई जिसके वजह से इसको परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए अब हमने उसको कह दिया शब्द वॉइड, इनवैलिड। अब वो इनवैलिड है, बट पहले कभी वो वैलिड हुआ करता था। तो इसीलिए इसी टाइप को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे जरूरी था आपको एक्सप्लेन करना वॉइड अग्रीमेंट, इसलिए पहले मैंने वो एक्सप्लेन करा और फिर आपको ये एक्सप्लेन करा। देखो क्या होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट आपका बन चुका है, बट बाद में ऐसी कुछ घटना हुई जिसके वजह से अब परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि अब परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, अब हम उसको कहते हैं एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं चाहती हूं आप आपके नोटबुक पे आ जाओ और नोटबुक पे आप लिखो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 आप दोगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, हेडिंग दोगे आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्या आपने हेडिंग दे दिया? ओके, सो व्हाट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? लिखो एक्सप्लेनेशन उसका एक सेंटेंस में। अ कॉन्ट्रैक्ट which is valid when it is made, which is valid when it is made, but later on becomes void, but later on becomes void। और ब्रैकेट में लिख दो void के वहां पे ब्रैकेट में, thus now it is not enforceable, thus now it is not enforceable, ब्रैकेट क्लोज।
thus now it is not enforceable. Thus now it is not enforceable. Is known as a void contract. Is known as a void contract. Is known as a void contract. और आज के सेशन का आखिरी टॉपिक, बस 5 मिनटों का समय, उसके बाद आज का सेशन खत्म हो जाएगा. इट इज रिलेटिंग टू voidable contracts. Voidable contracts. Voidable contracts. Voidable contracts. दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है ये शब्द. Voidable contracts. Voidable contracts. ऐसा contract which is able to be void is known as a void contract. ऐसा contract which, sorry, ऐसा contract, my mistake. ऐसा contract which is able to be void is known as a voidable contract. Able to be void. Able to be void is known as a voidable contract. A contract which is able to be void is known as a voidable contract. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वन ऑफ द पार्टीज का कंसेंट फ्री नहीं होता है इज नोन एज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वापस से, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वन ऑफ द पार्टीज का कंसेंट फ्री नहीं होता है इज नोन एज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वन ऑफ द पार्टीज का कंसेंट फ्री नहीं होता है इज नोन एज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वन ऑफ द पार्टीज का कंसेंट फ्री नहीं होता है इज नोन एज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. और मैं आपको 2 दिन से समझा रही हूं कब पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं होता. व्हेन इट इज कॉज्ड बाय कोercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जहां पे पार्टी का कंसेंट इज बीन ऑब्टेन्ड बाय कोercion, fraud, undue influence, misrepresentation और mistake is known as a voidable contract. तो मैंने इस चीज के ऑलरेडी आपको एग्जांपल्स दे दिए थे. जैसे कि देखो, से फॉर एग्जांपल कोercion का मैंने एग्जांपल दिया था, नाना पाटेकर एंड आरके. यहां पे नाना पाटेकर ने गन पॉइंट पे थ्रेटन किया आरके को 20 लाख का लोन देने के लिए, वो भी विदाउट एनी इंटरेस्ट. अब ऐसे केस में मजबूरी में आके, अपने मन से हाँ नहीं किया बट मजबूरी में आके, जान की कीमत तो 20 लाख रुपए से तो कई गुना ज्यादा है ना, मजबूरी में आके आरके ने हाँ कह दिया. अब देखो, आरके ने हाँ तो कह दिया बट ये कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाएगा एज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब यहां पर अगर आरके चाहे वो क्या कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकता है. एबल टू बी वॉइड, देखो नाम में लिखा, वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, वॉइड बना सकता है. मतलब अब क्या हो जाएगा, अगर कल जाके वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं और कहते हैं, हे जज साहब देखो, आरके ने मुझे गन पॉइंट पे थ्रेट करके ये 20 लाख का लोन लिया है, वो भी 0% इंटरेस्ट पे, यहां पे मेरा कंसेंट फ्री नहीं है. उस केस में माय डियर फ्रेंड्स, द जज विल गिव द डिसीजन इन फेवर ऑफ आरके और नाना पाटेकर को वो लोन का अमाउंट देना होगा. और अगर वो पैसे कुछ यूज किए हैं अलोंग विथ इंटरेस्ट रिटर्न किया जाएगा टू आरके. देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इनका कंसेंट फ्री नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वॉइडेबल इन नेचर. एबल टू बी वॉइड, एबल टू बी वॉइड. बट देखो, अगर आरके चुप रहते हैं, कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट रह जाएगा एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो देखो यहां पे अबिलिटी है, क्षमता है. दिस विल डिपेंड अपॉन द अग्रीव पार्टी. अग्रीव पार्टी मैंने ऑलरेडी कहा था दुखी आत्मा. तो यहां पे दुखी आत्मा कौन है, आरके. अगर आरके चुप रहते हैं
तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। बट अगर आरके ने एक्शन लिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली मैंने आपको और एक एग्जांपल दिया था, एग्जांपल नंबर 2, जहां पे बूढ़े पिताजी एंड द यंगेस्ट सन, और यंगेस्ट सन ने अपने पोजीशन का फायदा उठाते हुए पिताजी को मजबूर किया मेंटली एंड इमोशनली टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रांसफर हिज होल प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ हिज यंगेस्ट सन। पिताजी ने मजबूरी में आके हाँ तो कह दिया, बट उनका कंसेंट फ्री नहीं था, उनका कंसेंट वाज कॉज ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस। इस केस में अगर पिताजी कोर्ट ऑफ लॉ में एक्शन लेते हैं, अगर पिताजी कोर्ट ऑफ लॉ में एक्शन लेते हैं और प्रूव करने के लिए कामयाब हो जाते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने हाँ कहा है, तब ऐसे केस में ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। बट अगर पिताजी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, वो चुप रहते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ का दरवाजा खटखटाते ही नहीं है, तो हम मानेंगे जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो, कानून ने आपको हक दिया है, बट जिम्मेदारी आपकी है कि आप आपके हक के लिए खड़े हो और आप आपके हक के लिए झगड़ रहे हो। अगर आप चुप रहते हो तो कानून आपकी मदद नहीं कर सकता। सिमिलरली फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में भी आलिया का कंसेंट फ्री नहीं है। अगर आलिया चाहे शी कैन sue कपिल फॉर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, और अगर शी किया जजमेंट होगा इन फेवर ऑफ आलिया एंड ऑब्वियसली शी विल गेट द डैमेजेस। बट अगर आलिया चुप रहती है, माय डियर फ्रेंड्स, दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट विच इज एबल टू बी वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी, दुखी आत्मा के ऊपर ये अधिकार है कि वो अगर चाहे तो स्यू करे और अगर ना चाहे तो फिर उसके राइट्स ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। बट अगर अग्रीव पार्टी ने स्यू किया, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है क्योंकि उसमें क्षमता है वॉइड होने की। इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एबल टू बी वॉइड। हाँ या ना? सो दिस इज द थर्ड एंड लास्ट क्लासिफिकेशन। आ जाइए आपके नोटबुक पे और लिखिए पॉइंट नंबर 3, लिखिए voidable contracts, voidable contracts, voidable contracts, voidable contracts। A contract, लिखिए a contract which is able to be void, a contract which is able to be void at the option of the aggrieved party, at the option of the aggrieved party is known as a voidable contract, is known as a voidable contract, is known as a voidable contract, a contract which is able to be void at the option of the aggrieved party, only the aggrieved party obviously, दूसरी तो benefited party है, वो क्यों उसको void कराएगी, वो तो मजे में है ना। So it is voidable at the option of the aggrieved party, is known as अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 पॉइंट्स आखिरी में मैं बस रिवाइज करना चाहती हूँ, फिर आज के लिए हम इतना ही करेंगे। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल। वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हर वो कोई चीज जो प्रेजेंट होनी चाहिए, अगर वो प्रेजेंट है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो पहले तो वैलिड था बट बाद में ऐसी कोई घटना हुई जिसके वजह से अब वो वॉइड हो चुका है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और थर्ड टाइप जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल, एबल टू बी वॉइड, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट विच इज एबल टू बी वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी बिकॉज हिज कंसेंट वाज नॉट फ्री, इज नोन एज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक ये क्लासिफिकेशन खत्म नहीं हुआ है, बाकी का क्लासिफिकेशन हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको मेरे ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, प्लीज
please do like my lectures and do comment in the comment box about how you're feeling about my lectures. कैसा होता है, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है जब मैं आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ती हूँ. कैसा होता है, मुझे भी एक पुश की जरूरत होती है, पॉजिटिविटी की जरूरत होती है. यही चीजें होती है जो मुझे इंस्पायर करती है और अच्छे नोट्स बनाने के लिए, अपनी 100% इन लेक्चर्स में देने के लिए. तो प्लीज कीप द लव पोरिंग इन. आप लोगों ने हमेशा से मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया, ऐसे ही प्यार अगर आप लोगों का बरकरार रहे तो फिर क्या बात है, हाँ या ना. सो थैंक यू वेरी मच. See you all tomorrow. Bye bye. Love you. Stay blessed and stay inspired.